दोस्तों, स्वागत आपका गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज डीडवाना के यूट्यूब चैनल पे। मैं चैनाराम मुंदलिया, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। आज के इस वीडियो श्रृंखला में हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट यानी पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों की एक कड़ी में एक महत्वपूर्ण विचारक कार्ल मार्क्स और उसके प्रमुख सिद्धांत, उसके बाद मार्क्सवाद की आलोचना एवं महत्व। हमने पूर्व के अंदर मार्क्सवाद के सिद्धांतों की चर्चा की थी। मार्क्स 19वीं-20वीं सदी का एक ऐसा विचारक और उसकी विचारधारा है जिसने संपूर्ण विश्व को दो भागों में विभाजित कर दिया। विश्व के अंदर 18वीं सदी की औद्योगिक क्रांति के बाद जो पूंजीवादी व्यवस्था उभर कर आई थी, उस पूंजीवादी व्यवस्था के अंदर समाज का बहुसंख्यक जो तबका था वो था श्रमिक या मजदूर। उनकी कोई सोचने वाला या उनकी ओर कोई ध्यान देने वाला नहीं था। मार्क्स ही वो पहला विचारक था जिसने वंचित तबके के साथ में समता स्थापित करने के लिए, सामूहिकता एवं सहयोग स्थापित करने के लिए पूंजीवादी व्यवस्था की बुराइयों को देखा। उसने न केवल उन बुराइयों को देखा अपितु पूंजीवाद के स्थान पर एक व्यावहारिक दर्शन भी प्रस्तुत किया, एक विश्व के सामने एक नवीन विचारधारा पेश की जिससे बहुसंख्यक श्रमिक वर्ग का कल्याण हो सके। मार्क्स की यह विचारधारा जो थी उसको स्पष्ट करने के लिए उसने हीगल से द्वंद्वात्मक पद्धति को अपनाया। उसका आधार उत्पादन की विधि अर्थात भौतिकता या पदार्थ को दिया और उसके बाद में उसने समाज के विकास क्रम को स्पष्ट किया। उसकी 6 अवस्थाएं बताता है। उसके बाद पूंजीवाद का विश्लेषण करता है और पूंजीवाद के विरुद्ध किस तरह श्रमिकों में चेतना जागृत होगी, किस तरह वो हिंसात्मक क्रांति करके पूंजीवाद का समूल रूप से नाश करेंगे। उसके बाद में राज्य और अन्य संस्थाओं पर सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व होगा और उस अधिनायकत्व के द्वारा होगा वो वास्तविक लोकतंत्र, क्योंकि शासन में सर्वे यानी बहुसंख्यक समुदाय का नियंत्रण होगा, परंतु तानाशाही इस रूप में संक्रमण काल में रहेगा कि पूंजीवाद को समूल रूप से समाप्त कर दिया जाए और अंत में राज्य विहीन, वर्ग विहीन समाज आएगा, जिसे कार्ल मार्क्स अपनी विचारधारा में समाज का विकास का सर्वोत्कृष्ट या सर्वोच्च शिखर बताता है, वो है साम्यवादी व्यवस्था। इन सिद्धांतों का अपन ने पूर्व के वीडियो में अध्ययन किया। मार्क्सवादी विचारधारा ने विश्व के सामने एक विशेष आदर्श पेश किया और इसी परिप्रेक्ष्य में इसकी आलोचना भी की जाती है और साथ ही इसका महत्व या विश्व में आज भी प्रासंगिकता है, क्योंकि जब तक विश्व के अंदर असमानता और शोषण विद्यमान रहेगा तब तक मार्क्सवाद प्रासंगिक ही माना जाएगा। तो आइए आज के इस वीडियो में अपन शुरू करते हैं मार्क्सवाद, आलोचना एवं महत्व या प्रासंगिकता। मार्क्सवाद की आलोचना या विपक्ष में तर्क। इस वीडियो के अंदर अपन मार्क्सवाद की आलोचना और साथ ही समसामयिक विश्व में इसकी प्रासंगिकता, महत्व या इसके पक्ष में तर्क आदि के बारे में पढ़ेंगे। मार्क्सवादी जो विचारधारा है जिसका प्रतिपादन कार्ल मार्क्स और उसके साहित्यिक मित्र एंजिल्स ने किया था। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848, साम्यवादियों का घोषणा पत्र जो कि साम्यवादियों के लिए या कम्युनिस्टों के लिए बाइबिल के नाम से भी पुकारा जाता है। इसी के अंदर जिस नवीन वैश्विक व्यवस्था की स्थापना के लिए मार्क्स और उसके अनुयायियों ने जो व्यावहारिक दर्शन प्रदान किया, जिसके माध्यम से विद्यमान सामाजिक आर्थिक व्यवस्था को बदल करके एक नवीन विश्व व्यवस्था की स्थापना की जा सकती है, जिसके अंदर किसी भी प्रकार का न तो कोई शोषक रहेगा और न ही कोई शोषित रहेगा। समाज सामूहिकता के आधार पर कार्य करेगा। इस प्रकार से उसने जो 6 विभिन्न प्रकार की अपने प्रमुख सिद्धांत दिए थे, जिसमें द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, इतिहास की आर्थिक व्याख्या, वर्ग संघर्ष, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद और लास्ट में राज्य विहीन, वर्ग विहीन अवस्था अर्थात साम्यवादी व्यवस्था।
तो इस प्रकार से जो मार्क्सवादी विचारधारा के प्रमुख सिद्धांत हैं, इन सिद्धांतों के आधार पर मार्क्स ने जो अपना दर्शन दिया उसके अनेक आधारों पर आलोचना की जाती है या आलोचक उसके विपक्ष में तर्क देते हैं। नंबर 1 है, मार्क्सवाद का उद्देश्य ही अस्पष्ट है। मार्क्सवाद की आलोचना का आधार उसके उद्देश्य की अस्पष्टता के आधार पर की जाती है। पहली आलोचना, मार्क्सवाद ऐसे समाज की परिकल्पना करता है जो वर्गविहीन और राज्यविहीन हो। इसका व्यवहारिक हल मार्क्सवाद में आस्था रखने वाले देशों के पास भी नहीं है। आज भी चीन में श्रमिक वर्ग की तानाशाही विद्यमान है, किंतु वहाँ अन्य वर्ग भी है। यह कहने का मतलब है कि मार्क्स जो इतिहास की 6 अवस्थाएं बताता था, उसमें वो कहता था कि 4 अवस्थाएं गुजर चुकी है और 2 आना शेष है। जो कम्युनिस्ट देश थे उनमें 5वीं अवस्था तो आई, लेकिन अंतिम अवस्था अर्थात वर्ग विहीन राज्य विहीन समाज वाली अवस्था इन देशों में भी नहीं आई। अतः मार्क्सवाद का जो मेन उद्देश्य या जो लक्ष्य था, एम्स था, वहां तक ये समाजवादी देश भी नहीं पहुंच पाए, क्योंकि राज्य की स्थापना वहां पर भी राज्य स्वतः समाप्त नहीं हुआ, अपितु सुदृढ़ सशक्त हुआ है। सेकेंड, हिंसा द्वारा सामाजिक परिवर्तन। मार्क्सवादियों का दृष्टिकोण है कि समाज में यदि सोशल चेंजेज यदि करना चाहते हो तो ये शांतिपूर्वक नहीं हो सकता। इसके लिए हिंसा आवश्यक है, क्रांति आवश्यक है, और क्रांति भी रक्त रंजित होना चाहिए। तो किंतु हिंसा किसी भी स्थिति में सर्वमान्य और वांछनीय नहीं है। समाज में सहयोग के आधार पर किया गया परिवर्तन ही वास्तविक एवं स्थायी होता है। नंबर 3, मजदूरों की तानाशाही खतरनाक। विश्व में विद्यमान शासक वर्ग की तानाशाही के समान श्रमिकों की तानाशाही भी शासन का एक विकृत रूप है, और इसे भी हम आधुनिक युग के अंदर एक प्रकार की साम्यवादी देशों की तानाशाही व्यवस्था या अधिनायकवादी व्यवस्था कह सकते हैं। नंबर 4, लोकतंत्र विरोधी धारणा। यद्यपि मार्क्सवाद समाजवादी लोकतंत्र के प्रति आस्था व्यक्त करते हैं, किंतु वास्तव में ये तानाशाही व्यवस्था का ही दूसरा रूप है। इस व्यवस्था में कोई दूसरा पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होती। कैंडिडेट एक ही यानी कम्युनिस्ट पार्टी का ही खड़ा होता है और उसी के पक्ष में मतदान यस और नो में करवाया जाता है, और फिर दुनिया के सामने उदाहरण पेश किया जाता है कि हमारे जो कैंडिडेट है उसके पक्ष में 90% 95% मतदान हुआ है, और वास्तविक लोकतंत्र यही है, क्योंकि 90% या 95% देश की जनता उसे चाहती है। लेकिन वो इस चीज़ को भूल जाते हैं कि वहाँ पर दूसरा प्रत्याशी ही जब खड़ा नहीं होता तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर लोकतंत्र कैसे हो सकता है। नंबर 6, अतिरिक्त 5, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत त्रुटिपूर्ण। यानी मार्क्स ने अपने अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत में केवल श्रम को ही वस्तु के मूल्य के निर्धारण का आधार माना है, जो कि स्वयं में गलत है। मूल्य निर्धारण के लिए मांग, पूर्ति, स्थान, समय आदि ऐसी अन्य कारक या तत्व हैं जो वस्तु के मूल्य के निर्धारण को प्रभावित करते हैं, और मार्क्स इन सभी बातों को नकारता है। इसलिए ये बात भी उचित प्रतीत नहीं होती। मार्क्सवाद की उपयुक्त आलोचना के निष्कर्ष स्वरूप कहा जा सकता है कि साम्यवाद अथवा मार्क्सवाद विश्व की सबसे बड़ी विध्वंस शक्ति है। विश्व में स्थायी शांति की व्यवस्था की तब तक आशा नहीं की जा सकती जब तक कि साम्यवादी विचारधारा में विश्व कल्याण तथा लोकतंत्र के लिए आवश्यक संशोधन न कर दिया जाए। फिर देखते हैं अपन मार्क्सवाद का महत्व, वैश्विक व्यवस्था पर इसके प्रभाव या इसके पक्ष में तर्क या वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता। मार्क्सवाद की विभिन्न आलोचनाओं या इसके विपक्ष में दिए गए तर्कों के बावजूद इसके महत्व को हम नकार नहीं सकते। आज मार्क्सवाद ने पूरे विश्व के स्वरूप को ही बदल कर रख दिया। पीड़ितों, दलितों, शोषित एवं श्रमिकों का पक्ष लेकर उपेक्षित मानव कल्याण के लिए मार्क्सवाद ने समाजवाद को एक ठोस और वैज्ञानिक रूप प्रदान किया। उसकी प्रमुख देन जो है वो निम्नांकित है। नंबर 1, वैज्ञानिक दर्शन। मार्क्सवाद को वैज्ञानिक समाजवाद भी कहा जाता है।
मार्क्स के पूर्व के समाजवादी सिद्धांतों में वैज्ञानिक आधार देने का कभी भी प्रयास नहीं किया। इस कार्य को प्रारंभ करने का श्रेय कार्ल मार्क्स को जाता है। यानी मार्क्स से पहले भी समाजवादी विचारक हुए। उन्होंने पूंजीवादी व्यवस्था में विद्यमान जो दोष थे उनके बारे में, उन दोषों को देखा, उनकी बात भी उन्होंने की, उसकी कमियों को भी इंगित किया, लेकिन विद्यमान व्यवस्था में बदलने का सामाजिक, आर्थिक, व्यवहारिक दर्शन उन्होंने प्रस्तुत नहीं किया। इसलिए उन सभी, रॉबर्ट ओवन, चाहे ब्रिटेन का हो, सेंट साइमन हो, चार्ल्स फूरियर हो, इन सभी को, प्रूदो वगैरह, इन सबको हम एक काल्पनिक समाजवादी कहते हैं, जो सुंदर गुलाब के फूलों की कल्पना करते हैं लेकिन उनके लिए धरती तैयार नहीं करते। मार्क्सी वो प्रथम समाजवादी विचारक था जिसने विद्यमान व्यवस्था में बदलने के लिए आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था जो थी उसके चेंजेज के लिए एक व्यवहारिक, एक सुदृढ़ दर्शन विश्व के सामने पेश किया। इसलिए मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का प्रवर्तक या प्रथम वैज्ञानिक समाजवादी नाम से पुकारा भी जाता है। सेकंड, सैद्धांतिकता की अपेक्षा व्यवहारिकता पर बल। मार्क्सवाद की लोकप्रियता का प्रमुख कारण उनका सिद्धांतों की अपेक्षा व्यवहारिक होना है। इसकी अनेक मान्यताओं को रूस और चीन में प्रयोग में लाए गए, जिसे पूर्ण सफलता भी मिली। यानी मार्क्सवाद के जो सिद्धांत हैं उनको मैंने पहले भी बताया आपको कि 5वीं स्टेज तक चीन के अंदर ये 5वीं स्टेज को स्थापित किया गया। अनेक मान्यताओं में सफलता भी मिली। सुदृढ़ यानी तीव्र गति से इन राष्ट्रों ने प्रोग्रेस भी किया इसके माध्यम से। नंबर 3 है श्रमिक वर्ग की स्थिति को सबलता प्रदान करना। मार्क्सवाद की सबसे बड़ी देन श्रमिक वर्ग में वर्गीय चेतना और एकता को जन्म देकर उनकी स्थिति में सुधार करना है। मार्क्स ने नारा दिया कि विश्व के मजदूर एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए केवल बेड़ियां या जंजीर है और पाने के लिए संपूर्ण विश्व पड़ा है। मार्क्स के इन नारों ने श्रमिक वर्ग में एक प्रकार की चेतना पैदा की, जागृति पैदा की, उनमें एकता आई और अनेक देशों में उनकी स्थिति में सुधार आया। नंबर 4, पूंजीवादी व्यवस्था के दोषों पर प्रकाश डालना। मार्क्सवाद के अनुसार समाज में सदा शोषक और शोषित के बीच संघर्ष चलता रहता है। शोषक यानी पूंजीवादी वर्ग सदा अपने लाभ की चिंता में रहता है। इसके लिए वह श्रमिकों, उपभोक्ताओं का तरह तरह से शोषण करता है। परिणाम स्वरूप पूंजीपति और अधिक धनी हो जाते हैं और गरीब और अधिक गरीब। समाज में भूखमरी, बेकारी बढ़ती जाती है। दूसरी ओर पूंजीवादी व्यवस्था के इन दोषों को दूर किए बिना आदर्श समाज की स्थापना नहीं की जा सकती। तो इस प्रकार से मार्क्स कहता है कि समाज में हमेशा दो वर्ग रहे हैं और दो वर्गों में निरंतर संघर्ष रहा है और इसी संघर्ष की परिणति में पूंजीवाद के विरुद्ध श्रमिक वर्ग क्रांति करेंगे और अंत में सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व के बाद में एक वर्गविहीन, शोषणविहीन समाज की स्थापना होगी। संक्षेप में, मार्क्सवादी विचारधारा ने दुनिया के अंदर दलित, अपेक्षित मानवता का पक्ष लेकर अपने को अत्यधिक लोकप्रिय और आकर्षक रूप में प्रस्तुत किया है और विश्व राजनीति में अपने को एक प्रबल चुनौती के रूप में खड़ा कर दिया। जब तक विश्व में असमानता, शोषण रहेगा, मार्क्सवाद की प्रासंगिकता बनी रहेगी। और आपने देखा 1991 में यदि सोवियत ढांचा ध्वस्त होता है और चीन में भी बाजार अर्थव्यवस्था को अपनाया जाता है, फिर भी आज इन देशों के अंदर समाजवादी अंश मौजूद है और शोषित और असमानता के वातावरण के अंदर मार्क्सवाद प्रासंगिक रहेगा। बार बार इसकी बात की जाती रहेगी और इसके महत्व को हम भुला नहीं सकते। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।